अरे जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों, गुड्डू जमाली ओवैसी साहब। अस्सलामु अलैकुम। मुबारकपुर बाबुल इल्म की इस पाकीज़ा और तारीख़ी सरज़मी पर मैं अपनी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मक़दम करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें अपना सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से भी और ये इस जैन सलाब की तरफ से भी उनका खैर मक़दम करता हूँ। और साथ ही साथ अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे छोटे भाई जनाब शौकत अली साहब, वारिस पठान साहब और जितने भी मुअज़्ज़िज़ साथी इस स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों का और इतने बड़े जन सैलाब का आप सब लोगों का ये शाह आलम गुड्डू जमाली खैर मक़दम करता है। साथियों, ये बताते हुए भी खुशी होती है आप लोगों को कि आप लोगों की मैंने क्या कहा था कि अगर मुत्तहिद हो जाओगे तो ये पहाड़ भी हम गिरा देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी आपकी एकजहती को देख करके हमारे दूसरे भाई भी जो थोड़ी देर के लिए किसी गलतफहमी का शिकार हो करके हमसे दूर थे, वो भी सब अब इस कहते हैं कि नहीं, MIM ही ठीक है और इसी में सब लोग चलो। उसी क्रम में, उसी कड़ी में हमारे इस विधानसभा की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पूरी विधानसभा इकाई आज अपनी खुशी से MIM की सदस्यता ले रही है। मैं उनका खैर मक़दम करता हूं और उन्हें ये यकीन दिलाता हूं अपने सदर की तरफ से कि इंशाअल्लाह उनकी इज़्ज़त आबरू का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने सर आँखों पे उनको रखेंगे। और चूँकि लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 200-250 लोगों का नाम है और टाइम भी आप जानते हैं लिमिटेड है, मैं कुछ जो मेन लोग हैं उसके जिला उपाध्यक्ष मौलाना अजमल अंसारी साहब हमारे साथ हैं, नगर अध्यक्ष मुमताज़ अंसारी साहब, नगर अध्यक्ष नौशाद अहमद कैप्टन साहब, सुलेमान राइन साहब मीडिया प्रभारी, शकील अहमद साहब, संजय मौर्य साहब अध्यक्ष मौर्य समाज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अब्दुल मन्नान साहब यूजन सभा, जगदीश सोनकर साहब और उसके साथ ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन सभी भाइयों का मैं खैर मक़दम करता हूँ। डॉक्टर संतोष तिवारी साहब हमारे मजबूत साथी हैं, उनके साथ हमारे एक BDC भी हैं अखिलेश प्रजापति जी, आज MIM में आ रहे हैं। मैं दोनों हाथ बढ़ा के आपका खैर मक़दम करता हूँ अपनी इस पार्टी में। और साथियों, अभी हमारे भाई ने बहुत सारी बातें कही, कम और बेश जो मैं कह सकता था वो सारी बातें हमारे शौकत ने कह दिया है। और वारिस, हम जब आ रहे थे तो वारिस पठान साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे माशाअल्लाह, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने यकीनन बोला होगा, तो हमारी जो बातें थी वो आप तक पहुंच गई हैं। लेकिन 2-4 बातें जो मेरे दिलों में आती हैं, जो मेरे दिल में आती हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अक्सर देखता रहता हूं, चूँकि ये कोई मेरा पहला चुनाव नहीं है, इस विधानसभा से हम ये तीसरी बार MLA का चुनाव लड़ रहे हैं और हर चुनाव में मैं देखता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल भी है आपसे
जब मैं बीएसपी में था, अक्सर लोग मुझे कहते थे और हमारे समाज के लोग बहुत ज़ोर दे के इस बात को कहते थे, मैं लोगों को बताता नहीं था इस बात को, लेकिन यही हकीकत थी। मुझसे कहते थे, गुड्डू भाई आप आदमी बहुत अच्छे हैं, हम लोग आपको मना नहीं कर पाते हैं, दिल मार के वोट देते हैं, लेकिन ये पार्टी हमको बहुत पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये भी बहुत ईमानदारी से बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई उसको छोड़ दिया। मेरे खून की एक ऐसा उसका नेचर है कि मैं किसी के साथ रह के गद्दारी नहीं कर सकता। शाह आलम गुड्डू जमाली मर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं जिस पार्टी में था, भैया 1 मिनट शांति बनाए रखो तो हम अपनी बात कह देंगे। मैं जिस पार्टी में था पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ था। मेरी नेता के साथ मेरे बहुत एक भरोसे के रिश्ते थे, इज्जत और सम्मान के रिश्ते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे दिल को बहुत धक्का लगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस राजनीति का कभी इस राजनीति से मैं अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं करता। ये मेरा शौक़ हो सकता है, ये मेरा शौक़ हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी गिरह 1 भी रुपए की कभी मेरे लिए हराम है अगर मैंने इस राजनीति का कभी 1 रुपए की चाय भी पिया। मैं अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जिस पे मैं ज़कात देता हूँ, टैक्स देता हूँ, वो भी इस राजनीति में अपने शौक़ के लिए खर्च करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि चलो अल्लाह ने मुझे किसी लायक बनाया है तो मैं अपने कुछ भाइयों के काम आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी एक बुलबुला है, आज हम हैं कल नहीं हैं, और कोई भी अपना सरमाया अपने कब्र में लेके नहीं जा सकता। लिहाजा अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है, दुनिया उसी को याद रखती है। अपने लिए तो जानवर भी करता है, अपनी औलादों को तो जानवर भी पालता है, लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ करेंगे तो हमारे जाने के बाद उसी की वजह से समाज हमें इज्जत भी देगा और हमें याद भी रखेगा। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से इस पूरे ज़िले में जिया है, और मेरा पूरा ज़िला इस बात के लिए जानता भी है। मुझे उसमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति मेरा शौक़ है, ये मेरे लिए एक कार्य खैर है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? एक वक्त आया जब वो वहाँ से मेरा जो एक भरोसे का रिश्ता था, जब उसमें दरार आई तो मुझे वहाँ से न्योता आया, जिसे हम कहते हैं दावत, कि आप यहाँ आइए। तो मैं वहाँ गया और ये सोच के गया कि चलो अच्छा है, मेरे लोग भी इसी को पसंद करते हैं। लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत ज़िल्लत भी महसूस होती है और अफसोस भी होता है कि वो शायद मेरी ज़िंदगी का कोई बड़ा गुनाह था जिसकी सज़ा मुझे मिली है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो अपनी इज्जत और आबरू को लेके ही जीते हैं, ये मुझे लगा कि ये शायद मेरा कोई ऐसा गुनाह था जिसकी अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। क्योंकि मुझे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने शातिर लोग हैं कि लगातार 2-3 सालों से मुझे बार बार कहा जाता था कि भाई साहब आप अच्छे आदमी हैं, यहाँ आइए, और घर बुलाया गया। बार मैंने पूछा, 2 बार मीटिंगें हुई, बात हुई, और उसके बाद जो नतीजा आया, जो लिस्ट आई, उसमें कुछ और। ये कोई एमएलएशिप की लड़ाई या उसकी तकलीफ नहीं है, ऐसे एमएलएशिप पे थूकता है गुड्डू जमाली। अगर मैं लालची होता तो मैं सिटिंग एमएलए था, और जिस पार्टी में था उस दल का नेता भी था विधानमंडल में। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी इज्जत आबरू महफूज नहीं है तो मैं थूक करके चला आया वहाँ से। मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है, और मैं एक बात अब अपनी नस्लों से कह के जाना चाहता हूँ कि जो जिल्लत हमने सही है, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली नस्लें भी उसको सहे। इसलिए तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरें को, अपना परचम उठाओ, याद रखो कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुंतशिर होगे तो किश्तों में सफाया होगा। याद रखो इसको। मैं हमेशा कहता हूँ, इतनी बड़ी आबादी जिसको जो चाहता है जलील करके चला जाता है, और इंतहा ये है
कि हमारे कुछ भाई जो भटक गए हैं वो गलियों में घूम घूम करके कहते हैं ऐसा मत करो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। यही तो कहते हैं, हमने सुना है। कहते अरे यार तुम लोग जमाली भाई के चक्कर में भाजपा ला दोगे, जरा मुझे बताओ कैसे आ जाएगी भाजपा? क्या इस सीट पे मेरे जीतने से आ जाएगी? मेरे नेता ने कल ये बात कही है कि हम इस चाहते हैं कि इस प्रदेश में सेकुलर सरकार बने और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। उस सेकुलर सरकार को बनाने में अगर हमारी कई जरूरत होगी तो हम बिना कुछ लिए उसको बनवा देंगे। ये भाई साहब ने कहा है कल। तो मैं पूछता हूँ कैसे कैसे हम भाजपा को जिता रहे हैं। और मुझे तो वो भी याद है कि जब MIM नहीं थी तब क्यों नहीं रोक लिया आपने भाजपा को? मुझे तो वो याद है ना, उस वक्त जब गठबंधन हुआ मैं उसकी एक मजबूत कड़ी था, जो 5-6 लोग उसमें बहुत सक्रिय थे, मैं भी था। और हमें भी लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ खड़ी हो गई तो 80 में से 75-77 सीट हम जीत लेंगे। नतीजा क्या हुआ? यहां तो हम इसलिए जीत गए कि हमारे जैसे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने रोजे रख रख के वोट मांगा था इन्हीं नेताओं के लिए। मगर इसके बाहर क्या हुआ? सफाया हो गया। दोनों दल मिलके महज 15 सीट जीत पाए। शर्म आती है, अफसोस भी होता है कि बड़े बड़े नेता भी हार गए। तब कहां थे ये लोग जो कहते हैं ऐसा मत करो भाजपा आ जाएगी? और मैं इनसे पूछता हूं कि अगर आप इतने ही भाजपा को रोकने वाले थे तो हमारे बड़े भाई ने तो आपसे बार बार कहा, मैं देखता था मीडिया में और मैं अक्सर कहता था कि यार लोग जब जाने को तैयार हैं तो इनको भी ले लेना चाहिए। बार बार कहा कि हम भी चाहते हैं कि भाजपा रुके, हमें भी अपने साथ ले लो। लेकिन आपने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो ये समझते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही उनके गुलाम हैं। ये आबादी तो हमने पहले से ही पट्टा लिखा रखा है अपने नाम पे, वरना इनकी क्या हैसियत थी? ये कहते, ये तो दौड़ के आते और कहते जो चाहिए ले लीजिए, हमारे साथ आ जाइए। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनें, मेरी जो माओ के बराबर हैं वालदा, आप सुनिए, आप लोग अपनी ताकत को दिखाइए मुत्तहिद होकर के, ताकि हम लोग इस जिल्लत और इस गुलामी से छुटकारा पा सकें। ये लड़ाई महज एक सीट की नहीं है, इंशाअल्लाह यहाँ से तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख के बाद प्रदेश में हमारी जिल्लत और गुलामी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये लोग कहते हैं, अभी मैंने सुना है, कहते हैं कि अगर जमाली जीत जाएंगे और इनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए तो सबका लूम बंद। अल्लाह पाक हो गए हैं क्या? मतलब क्या समझते हैं अपने आप को, ये खुदा है? अरे भाजपा तो बंद करा नहीं पाई, इनकी क्या हैसियत है कि ये बंद करा देंगे? ये है क्या, इनकी औकात क्या है? और मुझे आप बताओ कि यहाँ इतना पेट में दर्द है, नियत का पता इसी से चलता है इनकी। जो कुछ है सब हमारा, सब हमें दे दो, इटावा भी दे दो, मैनपुरी भी दे दो, आजमगढ़ भी दे दो। चलो मैं नालायक हो सकता हूँ, हो सकता है मेरे अंदर कमी हो, मगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस 1,22,000 की आबादी में जो हमारा बुनकर बहुल क्षेत्र है, क्या एक भी नौजवान ऐसा नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप उसे टिकट दे के लड़ा दे? ठीक है, शालम गुड्डू जमाली में कुछ कमी हो सकती है। ये लोग जो आते हैं कभी इनसे पूछो क्या ऐसा क्यों है कि हम MLA में भी आपको वोट दें और MP भी आपको बनाएं, उसके बाद आप हमें आके धमकाओगे
कि हम आपका लूम बंद करा देंगे। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लूम बंद करा सको। और एक बात याद रखो, मैं कहता नहीं हूं, जाओ यूट्यूब पे देखो, आजादी से लेकर आज 65-67 सालों में इस विधानसभा का कौन सा एमएलए ऐसा है जिसने आपकी लड़ाई सबसे ज्यादा विधानसभा में लड़ी है? वो मैं ही था। जब पहली बार चुन करके गया तो मैंने बस स्टैंड का मुद्दा उठाया, लाइट का मुद्दा उठाया, और मैंने हमेशा कहा कि इस सेक्टर को आप प्रायोरिटी सेक्टर में ला करके इसको सब्सिडी दीजिए। मैं पहले अकेला था, अब तो इस देश की राजनीति का महाशहर आपके साथ है, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। अब किसकी हैसियत है कि आपकी तरफ टेढ़ी नजर से देख लेगा? जरा बताओ मुझे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अपील करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है चुनाव लड़ रहा हूं और जीतना भी चाहता हूं, लेकिन ये सिर्फ मैं जीतने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस लड़ाई को हम जीत करके इसलिए भी जीतना चाहते हैं ताकि सबको अपनी औकात पता रहे, 8% वालों को भी अपनी औकात पता रहे, और ये पता रहे कि अगर हम 20% की आबादी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला दिन क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। ये लड़ाई यहाँ हम जीतेंगे, MIM जीतेगी। उसके बाद जिस दल में भी मुसलमान है, चाहे किसी दल में है, दूसरे ही दिन ये नेता उसका जूता उठाना शुरू कर देंगे। अगर न उठाना शुरू कर दे तो मेरे मुंह पर आके आप जूते मारना, लेकिन पहले आप मुत्तहिद रहो, पहले आप मुत्तहिद होकर के एक साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारा हिंदू भाई खड़ा है। लोग कहते थे पहले, जब शुरू में मैं आया तो 2-3 दिन तक क्या चला, का मुसलमान की ओर से जीत जाएंगे, हमेशा यही था। 3 दिन तक पूरी मीडिया, पूरी सोशल मीडिया, हर गली में घूम के लोग कहते थे अच्छा चलो तुम लोग दे भी दोगे तो क्या जीत जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि अरे इतना बड़ा हुजूम गुड्डू जमाली के साथ चल रहा है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का, जिसमें पूरा दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, ओबीसी समाज है, तब इनके पैर के नीचे जमीन हिलने लगी। तब क्या कहने लगे कि आप ऐसा मत करो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। तब ये खत्म हो गया कि अगर आप दोगे तो, अरे मैं तो कहता हूं कि अपने आप को पहचानो। अगर आप मुत्तहिद हो गए ना तो आप यहां जिसको चाहोगे खड़ा करके अकेले ही जिता लोगे। लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं और सर झुकाता हूं अपने उन हिंदू भाइयों को जो हमारे साथ खड़े हैं, इस मंच पे भी खड़े हैं, इस मंच के बाहर भी खड़े हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे एक सामाजिक ताना बाना बन निकला है। मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, ऐसा ही बनती हैं पार्टियां, कहीं हमारा हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा होगा, कहीं हमारा समाज उसके साथ खड़ा होगा, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी बनेगी। फिर हम नहीं जाएंगे किसी के पास कि हमें टिकट दे दो, फिर ये लोग आएंगे हमसे टिकट मांगने। और इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरा यादव भाई आएगा मुझसे टिकट मांगने, तो मैं दौड़ के जाऊंगा, कहूंगा आओ भैया, और मैं बड़े भाई से कहूंगा हाथ जोड़ के कि चाहे मेरा टिकट काट दीजिए मगर इनको दे दीजिए आप। इसी जिले से इंशाअल्लाह बनाएंगे उनको। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उनका तालियां बजाकर खैर मकदम करें। खुदा हाफिज।